हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू येट अनदर फ्राइडे वीडियो जिसमें हम लोग स्टॉक मार्केट के बारे में बात करना शुरू करेंगे थोड़ी सी देर में। उससे पहले जो लोग नए जुड़े हैं इस वीडियो के साथ उनको मैं बता दूं दैट वी आर हियर डिस्कसिंग अबाउट स्टॉक मार्केट के बारे में ज़्यादातर क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स को हमने अभी तक कवर किया है। 3 वीडियोस हम बना चुके हैं और ये है हमारा 4th वीडियो जिसमें आज काफ़ी सारी क्वांटिटेटिव बातें मैं करने वाला हूं। और आज का वीडियो मैं कह सकता हूं इस पूरी सीरीज का हमारा बेस्ट वीडियो होने वाला है अभी तक का, और आई होप आप सबको बड़ा मजा आएगा। इस सीरीज में हमने आप सबसे प्रॉमिस किया है 5 वीडियोस को और चौथा वीडियो अब ये आ रहा है। ऑलरेडी बहुत अच्छा रिस्पांस है और मुझे पता है आज की वीडियो में और भी बेहतर रिस्पांस आएगा, क्योंकि आज का एक तो मैटर बहुत अच्छा है, दूसरा मैं आज कुछ खतरनाक अनाउंसमेंट्स करने वाला हूं जो इस सीरीज के डायमेंशन को, आखिरी वीडियो के डायमेंशन को बहुत अच्छे से चेंज करेगा। उसके ऊपर में थोड़ी देर में डिस्कशन करते हैं। अभी फिलहाल शुरू करते हैं। आप सबका मैं वेलकम करता हूं मोहित अग्रवाल सर के चैनल पे। और स्टॉक मार्केट की सीरीज की ये जो कल्पना थी ये उनसे शुरू हुई। ऑब्वियसली एग्जीक्यूशन मैं कर रहा हूं। जहां तक बात है मैं कौन हूं तो उसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप सबको दे दूं। मेरा नाम है गौरव काबरा। मैं MEPL के लिए फैकल्टी हूं और चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, CFA ऑल लेवल्स क्लियर्ड हूँ, ऑब्वियसली फेलो ज़वेरियन भी हूँ, एंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं स्टॉक मार्केट का एक एंथुजियास्ट हूँ और वो भी पिछले 10 साल से स्टॉक मार्केट के बारे में जानकारी बटोर रहा हूँ और पिछले 3-4 साल से कुछ ज़्यादा ही एक्सटेंसिव रिसर्च कर रहा हूँ। इन्हीं सब रिसर्च को करते करते मैंने इस सीरीज में आपको कई सारी चीजें बताई थी जिसका ब्रशअप ऑब्वियसली मैं लास्ट वीडियो में कराऊंगा आपको, लेकिन फिर भी मैंने आपको ये बताया था कि आपको हिस्टोरिकली ये समझ लेना चाहिए कि कौन से स्टॉक्स में कमाई नहीं है, उनसे दूर रहना बहुत अच्छा है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपके साथ एक डेटा शेयर किया था कि इंडिया में 100 में से 61 कंपनी यानी कि 61% कंपनीज ऐसी हैं जो स्टॉक होल्डर्स के लिए रिवॉर्ड नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे वेल्थ इरोजन करती है, उनके एक्चुअल में पैसे कम कर देती है। तो अपना इस सीरीज के एंड तक पहुंचते पहुंचते कम से कम ये लेसन तो सीखना है कि हम उन स्टॉक्स को किस तरह आइडेंटिफाई करें, कैसे उन स्टॉक्स से दूर रहें। देखिए आफ्टर ऑल अगर आप बुरे शेयर से दूर रहोगे तो अच्छे शेयर्स अपने आप आपके पोर्टफोलियो में आते जाएंगे, ग्रेजुअली आपको वो भी कहानी समझ में आ जाएगी। तो ऑब्वियसली इसे हम नेगेटिव फिल्टरिंग कहते हैं, नेगेटिव स्क्रीनिंग करते हैं। तो इस बेसिस पे हम स्क्रीनिंग करना सीख रहे हैं, धीरे धीरे समझ रहे हैं कंपनियों के बारे में, और उसी चीज को ध्यान में रखते हुए आज का ये वीडियो जैसा कि आपने थंबनेल्स में पढ़ा है, इट इज अबाउट वर्स्ट स्टॉक्स एंड बेस्ट स्टॉक्स ऑफ इंडिया। तो आइए अपना कंटेंट शुरू करते हैं। मैं आपको बताता हूं आज की हमारी लर्निंग्स क्या है। तो आज सबसे पहला सरप्राइज ये है कि मैं आपको ना कि सिर्फ ये बताऊंगा कि कौन से स्टॉक्स इंडिया में सबसे वर्स्ट स्टॉक्स रहे हैं पिछले 10 और 5 साल के टाइम होराइजन को कंसिडर करते हुए, बट इसके अलावा ये भी बताऊंगा कि कौन से स्टॉक्स बेस्ट रहे हैं, एंड ऑब्वियसली ये भी बताने वाला हूं कि फिलहाल इस पॉइंट पे जब टीचर्स डे इज वेरी क्लोज 2020 में, तब मेरे दिमाग में कौन से ऐसे 10 शेयर्स हैं जो कि मेरे वॉच लिस्ट में हैं और मुझे अगर मौका मिले इनमें थोड़ी साइजेबल करेक्शन अगर मिले तो शायद मैं इनमें एंटर करूंगा। इसके अलावा ऑलरेडी उनमें से कौन से स्टॉक्स में मेरे इन्वेस्टमेंट्स हैं, मैं आज वो सब बातें भी आपके साथ शेयर करूंगा। सो आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही गजब रिसर्च प्लस बहुत ही गजब ट्रांसपेरेंसी के साथ मिक्स्ड। तो वीडियो में अगर आपको ऐसा लगे किसी भी मौके पे या इस मौके पे भी कि ये वीडियो एक्साइटिंग है या होने वाला है तो वीडियो को लाइक और शेयर अब भी ही कर दें। इसके अलावा कमेंट्स में मुझे पता है आज बहुत कमेंट्स आप लोग करने वाले हैं क्योंकि लास्ट में एक अनाउंसमेंट होने वाली है, सुन लीजिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे आपको बात बताऊं तो मैं वर्स्ट स्टॉक्स की यहाँ पे आपके सामने चर्चा कर रहा हूँ। वर्स्ट स्टॉक्स में देखिए मैंने हिसाब किताब ऐसा बनाया कि मैंने पिछले 10 साल और पिछले 5 साल को ध्यान में रखते हुए उन कंपनियों को पहले बाहर किया, लिस्ट किया जो इंडिया की सबसे बड़ी कंपनीज हुआ करती थी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं 10 साल का होराइजन देख रहा हूं जैसे कि इस स्लाइड में हम देख रहे हैं, तो 10 साल के होराइजन में मैंने उन कंपनियों को पहले लिया है जिन कंपनियों की मार्केट कैपिटलाइजेशन लार्जेस्ट थी व्हेन इट केम टू 10 इयर्स बिफोर दिस डे। आज से 10 साल पहले कौन सी इंडिया की लार्जेस्ट कंपनीज थी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको समझाऊं स्लाइड के हिसाब से, ONGC के बगल में मैंने लिखा है रैंक 2, तो इसका मतलब ये है कि आज से ठीक 10 साल पहले ONGC इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट कंपनी थी। एंड देन यू हैव NTPC रैंक 3, SBI रैंक 7 एंड सो ऑन। तो आपको पता चल जाएगा कि ये कंपनियों की क्या रैंकिंग थी आज से 10 साल पहले। फिर ऑब्वियसली मैंने रिटर्न्स लिखे हैं यहाँ पे नेगेटिव। आपको एक चीज पे ध्यान देना है कि ये नेगेटिव रिटर्न्स है, लाल में लिखा हुआ है। इसके अलावा ये पर एनम है, यानी कि अगर आप ONGC में 9.96% पर एनम देख रहे हैं तो इतना समझ लीजिएगा कि ये बहुत ज्यादा वेल्थ इरोजन होता है। इट्स लाइक लूजिंग 10% ऑफ योर वेल्थ एवरी सिंगल ईयर।
10 साल में कितना हो गया होगा आप समझ लीजिए। ऑब्वियसली इट वोंट मेक इट जीरो, बट फिर भी बहुत ज्यादा यहाँ पे वेल्थ इरोजन हुआ है। तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे इंडिया के टॉप 10 कंपनियों को लेकर के आ रहा हूं जो उस जमाने में बहुत बड़ी होती थी, लोग इन्हें ब्लू चिप्स कहते थे, लेकिन फिर भी इन्होंने वेल्थ इरोड किया। ना कि सिर्फ इनको आपके सामने रखूंगा, ये भी बताऊंगा कि मेरे हिसाब से क्या एक प्रोबेबल रीजन है जिसकी वजह से इन कंपनियों में इतनी बुरी हालत हो गई, लोगों ने इतने पैसे गंवाए, और आप किस तरह अपने पैसे गंवाने से बच सकते हैं, वो सब डिस्कस करूंगा मैं। तो एक बार एक एक करके सब शुरुआत करते हैं। मैं एक छोटा सा डिस्क्लेमर पहले दे देना चाहता हूं इस वीडियो में। नंबर 1 डिस्क्लेमर हमारा ये है कि यहां इस पर्टिकुलर रिसर्च के लिए मैंने डिविडेंड्स को इग्नोर किया है, यानी कि डिविडेंड यील्ड्स वगैरह कवर नहीं हुए हैं। सो इनमें से अगर कोई कंपनी डिविडेंड में अच्छी कमाई दे रही है तो मैंने उसे इग्नोर किया है, माफ कीजिएगा मुझे उसके लिए। मैंने सिर्फ कैपिटल एप्रिसिएशन को काउंट किया है, वो इस कारण से क्योंकि कैपिटल एप्रिसिएशन बहुत ज्यादा मेन फैक्टर होता है अपने रिटर्न्स का। आई अंडरस्टैंड डिविडेंड भी होता है, लेकिन डिविडेंड रिलेटिवली काफी छोटा है। सो आई एम कैरिंग अबाउट कैपिटल एप्रिसिएशन मोर देन डिविडेंड्स, पहली बात। दूसरी बात, आज इतने सारे स्टॉक्स के बारे में मैं बात करने वाला हूं, किसी को मैं वर्स्ट बोलता हूं, किसी को मैं बेस्ट बोलता हूं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी भी स्टॉक को यहां रेकमेंड कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। सारे के सारे स्टॉक्स के बारे में जितनी भी चर्चा हो रही है, ये सारी एकेडमिक बेसिस पे देखी जाए तो बेहतर होगा। चलो मेरे डिस्क्लेमर ओवर है। अब मैं आपको बताता हूं कि इंडिया के वर्स्ट 10 स्टॉक्स जो हुए इन 10 ईयर होराइजन वो कौन कौन से थे। आप लिस्ट में देख सकते हैं, ओएनजीसी नंबर 1 है चार्ट पे, जो कि था रैंक 2 अपने जमाने में। आज से 10 साल पहले इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट कंपनी थी, जिसका अब ये हाल है। Then you have NTPC, SBI, BHEL, NMDC, IOCL, जिंदल स्टील, टाटा स्टील, DLF एंड फाइनली गेल इंडिया। सब में नेगेटिव रिटर्न्स है, रटने की दरकार है नहीं, बट एक चीज बड़ी आश्चर्यजनक है जो आपको देखनी चाहिए कि हम लोग बड़े आसानी से ये बोल देते हैं कि इंडिया की लार्जेस्ट कंपनीज, इंडिया की ब्लू चिप कंपनीज है, पैसा लगाएंगे तो डूबेगा नहीं। अरे ये कैसी सोच है? चैलेंज करते हैं ना इस सोच को। जरूरी नहीं है ऐसा होगा। इंडिया से आज से 10 साल पहले अगर कोई यही सोच रखा होगा तो उसकी सी 21 में से 10 कंपनियां ऐसी रही होंगी जिन्होंने पैसे डुबाए हैं। इनफैक्ट यस, टॉप 21 में से मैंने 10 नाम निकाल करके लाए हैं जिन्होंने पैसे डुबाए हैं, यानी कि इन स्पाइट ऑफ बीइंग ब्लू चिप्स इन्होंने शेयर होल्डर्स का पैसा खोया। किसी ने बहुत ज्यादा, किसी ने कम, लेकिन ओवरऑल बहुत अच्छा खासा पैसा यहां खो रहा है। एंड मेरे हिसाब से 10 साल में आपका पैसा खो रहा है, यही एक बहुत बड़ा अभिशाप है। 10 साल में तो पैसे होने चाहिए, एफडी जैसे में डबल से ज्यादा हो जाते हैं। तो हम कहां हैं, किस तरह से हम ये चीज को इवैल्यूएट कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पे ये चीज समझना है कि ओके, बड़ा होना ही सब कुछ नहीं है। ये लेसन नंबर 1 है हमारा कि बड़ा होना ही सब कुछ नहीं है और ब्लू चिप का टैग लगना ही सब कुछ नहीं है। स्टॉक्स को इवैल्यूएट करने के टाइम पे आपको और भी चीजें देखनी होंगी। सो अगर आपको कोई भी शेयर के लिए कोई कुछ बोलता है कि इट्स अ ब्लू चिप, खरीद लो, तो शक से देखना उसको, और नेवर से नो तो आपको पता ही है, सॉरी ऑलवेज से नो तो आपको पता ही है। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको मैं यहां पे ये बताता हूं, कहानी बताता हूं एक्चुअल में, कि क्यों इन कंपनियों का यहां पे लिस्ट में आपको मेंशन मिल रहा है। इनका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि अगर आप इस लिस्ट में देखोगे तो 10 में से मेरे ख्याल से 7 कंपनियां हैं, मैंने काउंट नहीं किया वैसे, लेकिन 7 कंपनियां हैं जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं, यानी कि गवर्नमेंट ओन्ड या फिर गवर्नमेंट फाइनेंस्ड कंपनीज हैं। इन सभी कंपनियों का बैंड बजना तय है था, फिर भी लोगों ने पैसे लगाए, पैसे गवाए। मुझे नहीं समझ में आता क्यों। मैं बताता हूं तय क्यों था। उसके लिए थोड़ी सी मैं हिस्टोरिकल और इकोनॉमिकल सिनेरियो समझाता हूं इंडिया का आपको। 1947 में इंडिया आजाद हुआ। हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने इंडिया को एक सोशलिस्ट इकोनॉमी बनाने की माइंडसेट रखी थी। उनको पता था देश में बहुत भूखमरी है, ज्यादातर लोग गरीब हैं, तो हम एक काम करते हैं कि पूरी इकोनॉमी में हर सेक्टर में अपनी कंपनियां खड़ी करते हैं, प्राइवेट वालों को हाथ नहीं लगाने देंगे, हम कमाएंगे और उससे सोसाइटी का वेलफेयर करेंगे। 1947 से 1991 तक ये कारनामा करते गए और 1991 में रियलाइज हो गया गवर्नमेंट को कि हमारे अकेले की बस की बात नहीं है। 1991 में हमारा जब फाइनेंशियल क्राइसिस आया, उस समय हमारे मेजर यहां पे रिफॉर्म्स हुए इंडिया में और प्राइवेटाइजेशन धीरे धीरे प्रमोट होने लगा। दैट इज वेयर द एंटायर पिक्चर क्लिक्ड इन। प्राइवेटाइजेशन होते ही स्टॉक मार्केट्स वगैरह सब जगह प्राइवेट प्लेयर्स की एंट्री हो गई एंड प्राइवेट वालों ने पूरा का पूरा गेम ले लिया। और ऑब्वियसली पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हमेशा से बदनाम है मिसमैनेजमेंट के लिए। मैं किसी पर्टिकुलर कंपनी को नहीं बोल रहा हूं, मैं ओवरऑल बोल रहा हूं कि गवर्नमेंट के दफ्तरों में कैसे काम होता है सबको पता है, कितने एफिशिएंसी से काम होता है सबको पता है।
एंड ग्रेजुअली इन सारे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के चाहे उस समय जो भी रैंक रहे हो, धीरे धीरे ये डिमोलिश होने शुरू हो गए। आज उन बातों को भी 30 साल हो गए हैं और मुझे आज भी नहीं समझ में आता कि क्यों लोग एसबीआई के नाम पे ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं एज कंपेयर टू एचडीएफसी बैंक। थोड़ा बुद्धि लगाइए आप। क्या आप अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल्स में भेजेंगे या फिर में प्राइवेट स्कूल्स में? जरा बुद्धि लगाइए आप। आप अपने घर में अगर कोई बीमार है तो क्या उसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले जाएगा कि प्राइवेट? इफ गिवन एन ऑप्शन, ऑब्वियसली हम प्राइवेट हैंड्स में देंगे। ज्यादा बेहतर सुविधा, ज्यादा एफिशिएंसी एंड एवरीथिंग। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, बट फिर भी ऑन अ जनरल नोट ऐसा ही होता है। सो व्हाई वुड एनीबडी मेक अ मिस्टेक लाइक दैट? सो ये खुन्नस मेरी हमेशा से पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के लिए रही है। एंड मैं बोल्डली बोलता हूं कि जब ये 10 साल पहले सिचुएशन रही है तो आज तो इससे भी बदतर हालत है। अगर आज भी कोई पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में इन्वेस्टमेंट करता है, सो देयर कुड बी ए हाई चांस, देयर कुड बी, मैं ये नहीं बोल रहा हूं होगा ही, बट हो सकता है कि पैसे बने नहीं, उल्टे इरोड हो जाएं। सो ये दूसरा लेसन आप मान सकते हैं फिलहाल इस पूरे स्टैट को देखने के बाद। नेक्स्ट अपने सामने है वर्स्ट स्टॉक्स का। अगेन यहां पे जो नाम है, अब ये 5 इयर्स के होराइजन को ध्यान में रखते हुए 5 इयर्स में सिचुएशन काफी बदल गई। अब पीएसयूज और प्राइवेट का मिक्स आ गया और यहां पे अलग अलग नाम आ रहे हैं, इंटरेस्टिंग नाम आ रहे हैं, सबके पीछे कुछ ना कुछ स्टोरी है। मैं एक दो की स्टोरी आपको बताऊंगा क्या गड़बड़ होता है यहाँ पे ओएनजीसी अभी भी टॉप कर रहा है, आईटीसी है, कोल इंडिया है, सन फार्मा है, एसबीआई, एलएनटी, टाटा मोटर्स, वोडाफोन आइडिया, लुपिन एंड आईओसीएल। माय गॉड, सारे के सारे बड़े कंपनी हैं, सारे के सारे रेलिवेंट कंपनीज हैं जिनके बारे में आपने सुना है, बट शायद आपने नहीं सोचा होगा कि पिछले 5 साल में इन्होंने पैसे डुबाए होंगे क्या। अगेन ये भी आज भी या 5 साल पहले भी ये इंडिया के टॉप 25 कंपनीज में रहा करते थे। अब तो सबकी रैंक इधर उधर छितर गई है, लेकिन पहले टॉप 25 में सब थे। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि भैया इतना नुकसान हो सकता है क्या? सर ऐसा नुकसान हो सकता है? कुछ तो कारण बताइए ना क्या हो रहा है। तो देखो, हर सिचुएशन के अलग अलग कारण होंगे। ऑब्वियसली यहाँ जो पीएसयूज है उनके बारे में तो एक्सप्लेन करने की दरकार नहीं है। ओएनजीसी, कोल इंडिया सब कवर हो गया और आईओसीएल कवर हो गया। बात आती है भैया आईटीसी क्यों नहीं अच्छा कर रहा है? आईटीसी इसलिए अच्छा नहीं कर रहा है क्योंकि इनका जो मेन प्रोडक्ट है वो काफी हाईली रेगुलेटेड है, इन द सेंस टैक्सेशन वगैरह में हर साल इनको एक बहुत बड़ा धक्का लगाया जाता है बजट में। इसके अलावा मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आईटीसी एक कॉन्ग्लोमेरेट बन गया है, यानी कि उनके एक ही हाउस में बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं एंड इसके वजह से इनको अच्छी वैल्यूएशन नहीं मिल रही। मे बी आईटीसी की ऑब्वियसली मैनेजमेंट में से काफी ज्यादा जानती है, बट अगर ये अपनी कंपनी को यहां से डीमर्ज कर पाए, अलग अलग कंपनियां बना पाए, एफएमसीजी की अलग, टोबैको की अलग एंड सो ऑन, मेरे ख्याल से इनकी वैल्यूएशन काफी बेहतर हो सकती है। सो दैट कुड बी अ पॉसिबल रीजन, कुड बी, अगेन मैं क्लेम नहीं कर रहा। इसलिए आईटीसी बहुत बुरे नुकसान दे रही है। 5 साल में भी अगर कोई 2% भी लॉस करता है तो वो लॉस है, हम तो यहाँ पैसे बनाने बैठे हैं, तो 1 रुपया भी अगर नहीं बनता तो हमें नुकसान है, और यहाँ तो नुकसान एक्चुअल में है। कोल इंडिया बात नहीं कर रहा मैं, सन फार्मा। सन फार्मा एक बहुत अच्छी कंपनी हुआ करती थी, इनफैक्ट हमारे फार्मास्यूटिकल में नंबर 1 कंपनी है, लेकिन इसके हालत मेरे हिसाब से बिगड़ी तब जब इन्होंने एक्विजिशन किया रैनबैक्सी का। इसके बाद इनकी हालत बिगड़ी। मर्जर और एक्विजिशन में मेरे ख्याल से आई थिंक मेनी अदर नेम्स कैन कम। टाटा मोटर्स भी इसी बात को लेकर के बड़ा ही बदनाम है। सो या दीज कंपनीज जिन्होंने भी किसी और कंपनी को मर्ज किया एट वेरी हाई कॉस्ट, एट वेरी हाई वैल्यूएशन, ज्यादा ध्यान नहीं दिया, उनको नुकसान हो गए। टाटा मोटर्स आई थिंक दे ऑल्सो बॉट जेएलआर एंड उसके बाद इनके नुकसान हैं और बड़े प्रॉब्लम में है। तो ये सारी कई चीजें हैं जो आपको मैटर करती है देखते वक्त। ऑब्वियसली इन सारे चीजों से ना आप एक लेसन ही ले सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि ये वापस रीबाउंड नहीं होंगे, मे बी ये शेयर्स रीबाउंड हो जाएं, बट एज ऑफ नाउ सिंस ये कभी भी पैसे कमा के दिए नहीं, तो मैं इन सब शेयरों के बारे में सोचता नहीं। एंड अगर आप बिगनर हो, आप शुरू कर रहे हो, तो ये मेरी एडवाइस आप ले लो कि जिस स्टॉक ने पिछले 5 साल में पैसे नहीं बनाए शेयर होल्डर के लिए, वो आगे बनाएगा कि नहीं बनाएगा, उसको पहले खुद को प्रूव करने दो। आप बेकार में खतरों के खिलाड़ी मत बनो। ये मत सोचो कि आईटीसी वाह ये शेयर आज तक नहीं चला लेकिन अब चलेगा। कॉन्ट्रेरियन मत खेलो। मैंने आपको बताया है कि जो ट्रेंड है उसको फॉलो करो। इफ अ स्टॉक इज गोइंग डाउन, लेट इट गो डाउन। इफ अ स्टॉक इज गोइंग अप, राइड इट। वही करना है। सेम थिंग गोज फॉर एसबीआई, एलएनटी, बहुत बड़े शेयर्स है मुझे पता है, लेकिन फिर भी दीज आर नॉट मेकिंग मनी। सो एज एन इन्वेस्टर यू शुड रादर स्टे अवे। वोडाफोन की बात नहीं कर रहा मैं। 32.58% वैल्यू इरोजन एवरी सिंगल ईयर, मतलब 100 का पहले ही हो गया 65 के आसपास और उसके बाद वो गिरते ही जा रहा है। कोई वैल्यू नहीं बची होगी 5 साल में, आई एम श्योर।
चलो वर्स्ट बहुत हो गया यार, अब भैया कुछ बेस्ट बताओ। तो बेस्ट में भी मैं आपके लिए 10 साल और 5 साल का होराइजन पे शेयर्स लेकर के आऊं, बट आई बेट आपने मैक्सिमम शेयर्स के नाम नहीं सुने होंगे। उसका कारण ये होता है कि जब आप बेस्ट देखते हो ना इंडिया में, तो बेस्ट यूजुअली बहुत ज्यादा छोटी कंपनीज निकल करके आती हैं जिनके मार्केट कैप 300 करोड़, 250 करोड़, 200 करोड़ या उससे भी कम होते हैं। ये यार इतनी मार्केट कैप की तो कंपनियां हमें कलकत्ते में ही मिल जाएंगी, हमें बड़ा बाजार में मिल जाएंगी इतनी कंपनियां तो। सो इतनी छोटी छोटी ये कंपनियां हैं, लेकिन हाँ इन्होंने रिटर्न्स बहुत जबरदस्त दिए हैं। जस्ट बिकॉज आई एम कवरिंग फैक्ट्स हियर, इसलिए मैंने इनके नाम यहां जरूर लिखे हैं, बट मैं इनमें से शायद बहुत ही कम शेयर्स होंगे जिनमें मैं हाथ भी लगा पाऊंगा, क्योंकि ये इतनी छोटी कंपनियां हैं कि हाथ लगाने से डर लगता है। छोटी कंपनी का प्रॉब्लम ये होता है कि इनमें इनलिक्विडिटी होती है, यानी कि शेयरों में ज्यादा खरीद बेच नहीं होती, तो अगर आप फंस गए तो फंस गए, निकल नहीं पाओगे। सो वो एक प्रोबेबली डर का माहौल रहता है, इसीलिए दूर रहना चाहिए। बेस्ट स्टॉक्स के मैं नाम दे रहा हूं, लेकिन जरा सा भी एक्साइटेड मत होना, मैं सिर्फ आपको एक रेफरेंस दे रहा हूं कि कितनी कमाई तक हो सकती है। Avanti Feeds, number 1 on our list, is 73.37% increment every single year for last 10 years. पिछले 10 साल में इस तरह हद कमाया है ये शेयर, एंड यू कैन सी द डिफरेंस। मतलब किसी ने पैसे लगाए होंगे, तो मुझे नहीं मालूम कितने पैसे बन रहे हैं, इनफैक्ट मालूम है मुझे बहुत ज्यादा पैसे बन गए, बहुत ज्यादा। नेक्स्ट है कैप्लिन पॉइंट, वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट, भारत रसायन एंड एल्काइल अमाइंस, एंड बहुत ही गजब रिटर्न्स है, सबके 50% के ऊपर रिटर्न्स ऑन पर एनम बेसिस पिछले 10 सालों में। बट क्या इनमें से कोई शेयर अभी भी देखने लायक है कि नहीं देखने लायक, उसके ऊपर थोड़ी सी देर पे बात करेंगे जब मैं अपनी विश लिस्ट आपके सामने शेयर करूंगा। नोट के तौर पे मैंने यहां लिखा है दैट इंडिया में पिछले 10 साल अगर हम देखें तो 177 कंपनियां ऐसी रही हैं जिन्होंने रिटर्न 20% या उससे ज्यादा दिया है। बस हमें यही चाहिए कि हम भी ऐसे ही शेयरों को आइडेंटिफाई कर ले जो पिछले 10 साल क्या हुआ पता नहीं, लेकिन अगले 10 साल में 20% या उससे ज्यादा दे दे। अगर देगी तो हमारे व्यारे न्यारे होने तय हैं, और वही हमारा टारगेट है। सो विल लर्न समथिंग फ्रॉम दिस एज वेल। नेक्स्ट हम लोग आते हैं बेस्ट स्टॉक्स अंडर 5 ईयर सिनेरियो। तो इसमें अगर आप नाम देखेंगे तो देखो बहुत छोटी कंपनी आने वाली है। आई थिंक यू माइट नॉट हैव हर्ड ऑफ दीज कंपनीज। एक्सटी ग्लोबल इन्फो, दौलत इन्वेस्टमेंट, विक्ट्री पेपर, अपोलो फिनवेस्ट, एक्सटेल इंडस्ट्रीज। मैंने सिर्फ इसमें दौलत इन्वेस्टमेंट का नाम सुना हुआ था और किसी का नहीं। रिटर्न्स आप देख सकते हैं, अफलातून रिटर्न्स हैं, एंड आई रियली डोंट नो कि ये सस्टेनेबल है कि नहीं है। बट इंटरेस्टिंगली पिछले 10 साल नहीं, सॉरी 5 साल होगा, यहाँ पे एक रॉन्ग मिस्टेक है, मिस्टेक रॉन्ग ही होती है वैसे तो। 5 साल होराइजन पे यहाँ पे 307 कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने 20% से ज्यादा रिटर्न दिया। सो दैट इज ऑल्सो फैंटास्टिक। इंडिया में अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है, स्टॉक मार्केट में पैसे कमाने की कमी नहीं है, ये बात तो तय हो जाती है। अभी तक मैंने आपको इस वीडियो में वर्स्ट और बेस्ट स्टॉक्स बताए हैं। वर्स्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्टिंग करते वक्त ज्यादा चांस है कि आप अपने पैसे गवा दोगे। तो पहले वो सीखिए कि कहां नहीं जाना है। मेरी राय में वहां मत जाइए जो किसी कंपनी को अक्वायर कर रही है। कोई भी कंपनी अगर किसी और कंपनी को अक्वायर कर रही है, थोड़ा सा उसको एक पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ देखिए। रिसेंट में रिलायंस ने भी एक तरह से अक्वायर किया फ्यूचर रिटेल को। मैं एकदम आंख बंद करके रिलायंस में पैसे लगा नहीं सकता, जस्ट बिकॉज थ्योरेटिकली हम लोग जब दूसरे कोर्सेज में भी देखते हैं, सीएफए पढ़ाते हैं, उस समय भी देखते हैं, तो ये माना जाता है कि कभी भी कोई एमएनए डील में जो कंपनी अक्वायर करती है वो यूजुअली प्रीमियम पे करती है, तो उसके लिए वो नुकसान की डील ही होती है, जो कि लॉजिकल भी है। कोई भी अपना धंधा तभी तो बेचेगा जब उसको लगेगा पैसा अच्छा मिल रहा है। सो हमेशा जनरली ऐसा देखा जाता है कि अक्वायरर इज पेइंग मोर, सो टेक्निकली उसका वेल्थ कम ही होने वाला है। ये चीज रिलायंस में होगा कि नहीं मुझे नहीं पता, क्योंकि रिलायंस में एक बहुत तगड़ा बुल रन चल रहा है, सो आई एम नॉट रियली श्योर। लेकिन बाकी सब जगह मुझे लगता है बहुत ही रेलिवेंट एग्जांपल्स हैं। सन फार्मा एक गजब का एग्जांपल रहा, टाटा मोटर्स एक गजब का एग्जांपल रहा, जिनसे बचिए। पीएसयू से बचिए। आपको जाना है प्राइवेट कंपनियों में इन्वेस्ट कीजिए, वो बेटर होगा एज कंपेयर टू PSUs। गॉट द पॉइंट। सो ये कुछ लेसन्स है जो हमने सीखे हैं वर्स्ट स्टॉक से। बेस्ट में तो देखो कोई लेसन्स नहीं है, मैंने आपके जो बोलते हैं ना कि शेर के मुंह में खून डाल दिया, बेसिकली एक लालच डाल दी आपके मन में कि हाँ भाई स्टॉक मार्केट में अगर आपने सही पिकिंग की तो 50% का पता नहीं, लेकिन 20% जो हमें चाहिए वैसे ऑफर करने वाले 300 शेयर्स हैं। सो यस, अपॉर्चुनिटीज आर देयर। अब बात करते हैं मेरे ख्याल से मोस्ट एक्साइटिंग सेगमेंट की, जो आप सबको इंतजार रहेगा कि मैं इतना ज्ञान तो देता हूं पर मेरे विश लिस्ट में क्या है। सो आई एम टेलिंग यू माई टॉप 10 है।
ये मेरी विश लिस्ट है और इसी अभी करंट डेट की ही है। लेकिन अगेन मैंने यहां लिखा है नो रिकमेंडेशंस, यानी कि भले ही ये नाम कितने भी लुभावने लगे, भले ही आपने इन नामों को मेरी पर्सनैलिटी के साथ जोड़ दिया हो, लेकिन फिर भी थोड़ा डर के रहिएगा। ये सारे ग्रोथ स्टॉक्स होते हैं। ग्रोथ स्टॉक्स अंधाधुंध ग्रोथ जब तक करते हैं तब तक उनमें वैल्यू बढ़ती रहती है। ग्रोथ की कहानी खत्म, पिक्चर ओवर, टाटा बाय बाय एंड वेल्थ इरोजन शुरू। सो ऑब्वियसली ये स्टॉक्स बहुत ज्यादा रिस्की होते हैं और इनमें बहुत ही कदम फूक फूक करके रखने चाहिए। फिर भी अब मेरा टॉप 10 है, आपके सामने जरूर रखूंगा। मेरे टॉप 10 में नंबर 1 इज जीएमएम फॉडलर, ज्यादा पुरानी कंपनी नहीं है। एल्काइल अमाइंस नाम पहले आपने सुना है थोड़ी देर पहले। दीपक नाइट्राइट, बायोकॉन, रिलायंस इंडस्ट्रीज, भारत रसायन, मुथूट फाइनेंस, एस्कॉर्ट्स, बजाज फाइनेंस एंड इंद्रप्रस्थ गैस। काफी सारे नाम है, मेरे ख्याल से कुछ आपने सुने हैं, कुछ नहीं भी सुने। ये मेरे टॉप 10 में आते हैं। ये मेरे हिसाब से ग्रोथ स्टॉक्स हैं एंड इनका रिस्क और रिटर्न प्रोफाइल काफी अच्छा है। लेकिन इसके बावजूद भी इन सारे शेयर्स में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है दैट दीज ऑल ट्रेड वेरी एक्सपेंसिव। इनको कभी भी आप देखेंगे तो ये अपने लाइफ हाई को ही टच कर रहे होंगे, मेकिंग वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी एंड एंट्री पॉइंट्स आर वेरी वेरी पिक्यूलियर। इन द सेंस मैंने रिसेंटली दीपक नाइट्राइट में एंट्री की एट अ वेरी गुड प्राइस एंड मेड अप्रोक्सीमेटली 25% इन ओनली 2 वीक्स। यस, दैट कैन बी डन। सिमिलरली और भी शेयर्स हैं, भारत रसायन एंड सो ऑन, उन सब में भी थोड़ी थोड़ी एंट्री पोजीशंस मैंने ले रखी हैं एंड आई एम जस्ट वेटिंग फॉर माय फॉर्च्यून टू एक्चुअली बिल्ड अप। तो ये बता देता हूं आपको कि कौन से शेयर्स फिलहाल इन टॉप 10 में से मेरे पास ऑलरेडी मेरे पोर्टफोलियो में है। तो मेरे पोर्टफोलियो में फिलहाल आपको ये 5 शेयर्स दिख रहे हैं। दीपक नाइट्राइट इज इन माय पोर्टफोलियो, बायोकॉन इज इन माय पोर्टफोलियो, भारत रसायन, बजाज फाइनेंस एंड इंद्रप्रस्थ गैस। Again, no recommendations, लेकिन yes, I just wanted to tell you that yes, there is a holding. मैं इनको होल्ड कर रखा हूं, बट दैट डज नॉट मीन कि आपको भी लेना है। इनफैक्ट इनकी वैल्यूएशंस वगैरह देख के ही लेना चाहिए, क्योंकि कब आपके हाथ जले आपको भी नहीं पता चलेगा। सो यू नीड टू लर्न दैट एज वेल। सो ये है अपना मोटा मोटी अभी तक का पूरा सिचुएशन जो मैंने आपको समझा दिया। सारी चीजें, एक बड़ा वीडियो है आज का, लेकिन मैंने आज काफी सारी चीजें बहुत ही अनस्क्रिप्टेड अंदाज में आपको वर्स्ट स्टॉक्स, बेस्ट स्टॉक्स और माई विश लिस्ट के बारे में बताया। अब मैं देता हूं आपको एक सरप्राइज। ये सरप्राइज ये है कि हमारा फाइनल वीडियो जो कि नेक्स्ट फ्राइडे आने वाला है, उस वीडियो में मैं उस वीडियो को बनाऊंगा Q&A वीडियो, यानी कि क्वेश्चंस एंड आंसर्स वीडियो। आज इस वीडियो पे आपने अगले 3 दिन तक, जी हाँ आज फ्राइडे है, सो फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे रात 12 बजे तक जितने भी कमेंट्स आएंगे, जितने भी स्टॉक्स के बारे में आपने पूछा होगा, उनमें से जो मैक्सिमम शेयर्स होंगे मैं उनको कवर करना चाहूंगा। ऑब्वियसली मुझे पता है आपके मन में बहुत जिज्ञासा है, आप बहुत सारे सवाल पूछना चाहते हो, लेकिन मैं ट्राई करूंगा कि अच्छे से कुछ शेयरों को जरूर कवर करूं। इसीलिए आप एक शेयर से ज्यादा कमेंट में मत लिखिए। अपना कोई भी शेयर जिसके बारे में आप थोड़ा बहुत जानना चाहते हैं, व्हाट डू आई फील अबाउट इट, मैं डिटेल्ड एनालिसिस नहीं करूंगा, बट मेरे को क्या लगता है मैं आपको बताऊंगा थोड़ा बहुत करके। उसमें इन्वेस्टमेंट करनी बनती है कि नहीं बनती वो भी बताऊंगा। सो दैट इज गोइंग टू कम अप इन आवर लास्ट वीडियो। सो लास्ट वीडियो में हम लोग ना कि सिर्फ रैप अप करेंगे इस पूरे सीजन को, बल्कि आपके मन के सवालों को भी इंकॉर्पोरेट करूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। सो आपको पता आपको क्या करना है, इस वीडियो में आप कमेंट बॉक्स में जाकर के अपने कोई भी एक स्टॉक को मेंशन कीजिए। अगर आपने एक से ज्यादा लिखे तो मैं आपका पहला ही स्टॉक कंसिडर करूंगा, बाकियों को कंसिडर नहीं करूंगा। सो ट्राई टू राइट और ट्राई टू आस्क योर क्वेश्चंस, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो भी पूछिए, एंड ग्रेजुअली विल गेट टू नो मोर एंड मोर। ऑब्वियसली ये बात भी मैं कह देना चाहता हूं कि एक सीजन में, मैं कमेंट्स पढ़ रहा था तो बता दूं, एक सीजन में सारी बातें कवर करना पॉसिबल नहीं है, इट टेक टाइम। इसीलिए ग्रेजुअली हम सीखेंगे चीजें, आप लोग भी ज्यादा हड़बड़ ना मचाएं। अभी इस वीडियो में अगर आपने कुछ अच्छा सीखा हो तो डेफिनेटली लाइक एंड शेयर करके इस वीडियो को प्रमोट कीजिए, दिखा दीजिए सबको कि इस वीडियो में कुछ तो अलग था, कुछ थी जो चीजें आपने सीखी हैं। इसके अलावा कमेंट्स में आप अपनी सारी रिक्वेस्ट डालिए, 3 दिन तक आई हुई सारे रिक्वेस्ट को मैं यहाँ एंटरटेन जरूर करूंगा इन अवर नेक्स्ट वीडियो। सो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले फ्राइडे मिलते हैं, तब तक आप अपनी सेहत का ध्यान रखें, ख्याल रखें, तरक्की करते रहें, एंड जय हिंद।